हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के बारे में आज बात करते हैं। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट यानी कि शॉर्ट में LRE, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए आया था क्योंकि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे पहले, उनको, बच्चे हो गए या एडल्ट हो गए, उन लोगों को पहले इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता था। मतलब उनको एक पर्टिकुलर जगह पे बंद करके रख दिया जाता था, उनको किसी से इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता था। तो इस तरीके से पहले बहुत गलत ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ होती थी। उनको एक स्पेशल स्कूल में भेजा जाता था जहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ होती थी। तो चाइल्ड एकदम से कट ऑफ हो जाता था अपनी फैमिली से, फैमिली की सपोर्ट नहीं मिल पाती थी और ही वॉज अनेबल टू लर्न सोशल स्किल तो सीख ही नहीं पाता था क्योंकि वो अपनी फैमिली से अलग हो गया, अपने कल्चर से अलग हो गया, एकदम अलग से कहीं पे जाके रह रहा है। और स्पेशल स्कूल है जहाँ पे कई बार वो उन्हीं सारे बच्चों के साथ रह रहा होता है जो ऑलरेडी रिटार्डेड हैं, और इस वजह से उसका जो इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी का जो स्कोप था वो एकदम ख़त्म हो जाता था। और भी इसके डिसएडवांटेजेस थे कि कोई अगर इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है बच्चा तो उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच हो जाता था कि सारे लोग उसको पागल की तरह बोलना, उसको देखना उसी तरीके से, उसी नज़र से। तो उन बच्चों को सोशली एक्सेप्टेबल नहीं कर पाती थी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। फिर उनको इंटरेक्ट करने को जब नहीं मिलता था नॉर्मल स्टूडेंट से, तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि नॉर्मल क्या होता है। और नॉर्मल स्टूडेंट्स डोंट ग्रो अप एज ह्यूमन सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द रिटार्डेड। और नॉर्मल स्टूडेंट्स के केस में, जैसे अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स कभी अगर रिटार्डेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी तो नहीं समझ में आएगा कि जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनकी क्या नीड्स होती हैं, उनको कैसी कैसी ज़रूरतें होती हैं, हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वो उनकी तरफ सेंसिटिव भी नहीं होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट पहले चल रहा था इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का, इसमें ये बहुत सारी डिसएडवांटेजेस होती थी। If they are in the same school, it has been found that normal are less prejudiced and more। अब जैसे अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जैसे हमने देखा है कि नॉर्मल स्कूल्स में भी जो थोड़े से डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं उनको उसी स्कूल में पढ़ाया जाता है जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। उसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो उनकी तरफ ज़्यादा केयरिंग होते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, वो उनके साथ एम्पथाइज करते हैं। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनलाइज करने का तरीका ना बिल्कुल ही गलत था जो पहले होता था। Institutionalization, in fact, is not necessary for mildly or moderately challenged students. Rather, institutionalization harms them by attaching a social stigma. अब जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी को माइल्डली या मॉडरेटली सिर्फ रिटार्डेशन है तो उसको तो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना, उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था और लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था। अब ऐसे बच्चे जो थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं, रिटार्डेड होते हैं, वो उनको कैसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों से भी इंटरेक्ट कर सके, जहाँ पे वो फैमिली की भी सपोर्ट मिले उन्हें, जहाँ पे उनके ऊपर कोई स्टिग्मा ना लगे कि ये तो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं। तो इसलिए उनका एनवायरनमेंट बदलने की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एजुकेशनल सेटिंग एंड पर्सनलाइज असिस्टेंस। बेस्ड ऑन असेसमेंट रिजल्ट, ट्रेनर्स डिसाइड ऑन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। अब क्या होता है कि बच्चे की असेसमेंट करी जाती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि उसके लिए कौन सा आइडियल एनवायरनमेंट होगा जहां उसको रखा जाए, जहां पे उसको अकेला ना छोड़ा जाए। सो LRE इज द एजुकेशनल सेटिंग दैट इज क्लोजेस्ट टू द रेगुलर सेटिंग्स। तो LRE मीन्स जैसे रेगुलरली बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही रेगुलर सेटिंग होती है, एजुकेशनल सेटिंग होती है। एंड उसमें जो ट्रेनर है, ट्रेनर हैज़ टू चूज़ फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूम ऑफ सर्विसेज। अब कॉन्टिन्यूम ऑफ सर्विसेज मतलब ये सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे। रेगुलर क्लासरूम है, विद और विदाउट सप्लीमेंट सपोर्ट है, रिसोर्स रूम हो गया, स्पेशल क्लास हो गई, स्पेशल स्कूल हो गया बट स्टेज विद फैमिली, और अलग से रेजिडेंशियल फैमिली फैसिलिटी। तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मतलब कम से कम रिस्ट्रिक्ट करना, आपको उसको रोकना नहीं है, किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो ट्रेनर को चूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन के बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन का कितना लेवल है, कि उसको कितना आपने लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट देना है। देखो, रेजिडेंशियल फैसिलिटी का मतलब वो हुआ कि कहीं और जाके वो रह रहा है, जहाँ वो पढ़ता है हॉस्टल की तरह वो जगह है जहाँ पे सारे बच्चे उसी तरह के हैं, वो तो हो गया मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव क्या हुआ कि वो रेगुलर क्लासरूम में पढ़ रहा है, बस उसको थोड़ी सी सपोर्ट ज़्यादा चाहिए।
तो अब इसमें से आप उसको कौन सी जगह भेजोगे, रेगुलर क्लासरूम में भेजोगे या रिसोर्स रूम अलग से बनाया जाएगा ऐसे बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल में, या कोई स्पेशल क्लास बनाई जाएगी रेगुलर स्कूल में, या स्कूल ही अलग होगा, स्पेशल स्कूल होगा लेकिन फैमिली के साथ ही रहेगा वो, लेकिन स्कूल जाएगा तो वो स्कूल अलग होगा, या फिर लास्ट में वो रहेगा भी अलग और स्कूल भी अलग होगा। तो ये जो पूरा कॉन्टिन्यूम है इसमें किस लेवल का बच्चा है और उसको किस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ये एक ट्रेनर को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ ट्रेनर assesses that student can make it regular classroom, it is best there। अगर ट्रेनर को लगता है कि अगर बच्चा रेगुलर क्लासरूम में जाके अपने आप को कर लेगा एडजस्ट और वो सीख जाएगा वहाँ पे धीरे धीरे, तो वो बेस्ट तरीका है किसी बच्चे को आपको सपोर्ट करने का। तो ये उस केस में होता है जब मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड फॉर्म में होती है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए होती हैं, थोड़ी सी स्पेशल केयर चाहिए होती है टीचर की तरफ से। और इसमें क्या है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब बच्चे नॉर्मल बच्चे भी हैं ये और ये रिटार्डेड भी हैं, और रिटार्डेड बच्चों को ना एक तरीका मिल जाता है सीखने का नॉर्मल बच्चों को देखकर, क्योंकि वो इनकी हेल्प करते हैं और उनको देखकर ये सीखते हैं। तो इस तरीके से पढ़ाना, इसको बोलते हैं हम इंक्लूजन। ट्रेनिंग रिटार्डेड स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज कॉल्ड इंक्लूजन, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको बोला जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर केयर है मान लो बच्चे को, तो उसको हम रिसोर्स रूम में पढ़ाते हैं। रिसोर्स रूम में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा घंटे पढ़ाया जाता है, ज़्यादा आवर्स मतलब कि क्लासेस होती हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होते हैं। इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर्स आते हैं जिन्हें पता होता है कि इनको किस तरीके से पढ़ाना है। तो इनके स्पेशल एजुकेशन रूम्स होते हैं जहाँ पे ये बच्चे अलग से जाके पढ़ते हैं। होता ये रेगुलर स्कूल ही है लेकिन इनको अलग से बुला के पढ़ाया जाता है, इनके जो भी पीरियड्स लगते हैं उसके हिसाब से टाइम टेबल में। और अगर उस टाइम भी अगर ट्रेनर को लगता है कि अभी भी इतना सफिशिएंट नहीं है रिसोर्स रूम के भी थ्रू, तो उसको फिर एक स्पेशल क्लास में पढ़ाया जाता है जिसमें खाली उसी तरह के बच्चे होते हैं। तो ये एक नया लेवल हो गया, आगे का लेवल हो गया। फिर दी स्पेशल क्लास है स्मॉलर स्टूडेंट। अब स्पेशल क्लास में क्या है, स्टूडेंट टू टीचर रेशो भी कम होती है, तो हर एक बच्चे पे ध्यान देना आसान हो जाता है। अगर उससे भी बच्चे की कंडीशन नहीं इम्प्रूव हो रही है तो स्टूडेंट्स को फिर स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है। तो अभी तो हम मेन स्ट्रीम स्कूल की बात कर रहे थे, जहाँ पे रेगुलर स्कूल्स होते हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स बोलते हैं, रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं। मान लो अगर रिटार्डेशन सीवियर है तो रेगुलर स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो उनको स्पेशल स्कूल्स में डाला जाता है जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स होते हैं जो इन्हीं बच्चों को पढ़ाने में ट्रेनिंग होती है जिनके पास, लेकिन बच्चा घर जा सकता है, अपनी फैमिली के साथ रह सकता है। इफ़ द फंक्शनल रिटार्डेशन इज़ हाई, और बहुत ही ज़्यादा हाई रिटार्डेशन है, फिर तो आपको उसको रेजिडेंशियल फैसिलिटी में ही भेजना पड़ता है। तो लेकिन वो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन आप हर किसी को नहीं भेज सकते। पहले क्या था, पहले हर किसी को ही लास्ट ऑप्शन में भेज दिया जाता था, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ज़्यादा जो अच्छी इंप्रूवमेंट होती है वो रेगुलर एनवायरनमेंट में रहने के बाद ही होती है। ट्रेनिंग नीड्स में क्या है अलग अलग फॉर्म ऑफ रिटार्डेशन है, कोई माइल्डली रिटार्डेड है, कोई सीवियरली रिटार्डेड है, कोई प्रोफाउंडली है। उनकी ट्रेनिंग नीड्स भी अलग अलग है, सबको ट्रेनिंग करने का देने का तरीका भी अलग है। ट्रेनिंग में फंक्शनल स्किल्स होने चाहिए, मोटर इंटीग्रेशन, मोटर मीन्स अपने मसल्स को किस तरीके से मूव करना है, मोटर मूवमेंट बोलते हैं जिसको हम, मसल्स को कंट्रोल करना। लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, परसेप्चुअल स्किल्स होते हैं, मोटर स्किल्स होते हैं। तो उनको हर तरीके की डे टू डे लाइफ में किस तरीके से रहना है उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। अरुण सेन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी रीजंस दैट मोर डे केयर सेंटर नीड्स टू बी ओपन टू ट्रेन मॉडरेटली एंड सीवियरली। तो यहाँ पे ये अरुण सेन है 2000 में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बोलते हैं कि ज़्यादा डे केयर सेंटर खुलने की रिक्वायरमेंट है उन बच्चों के लिए जो मॉडरेटली और सीवियरली रिटार्डेड होते हैं। डे केयर सेंटर्स क्या होते हैं, ये थोड़े से लेस कॉस्टली होते हैं मेंटेन करने, और ऑल्सो दी फैमिली टाइज आर नॉट सीवियर इन ट्रेनिंग। मतलब डे केयर सेंटर में क्या है कि बच्चा दिन में वहाँ है, बाद में घर आ जाता है फैमिली में, तो ये थोड़े से बेटर और ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है इनमें। इन दी अल्टीमेट एनालिसिस द नीड ऑफ नो टू स्टूडेंट्स विद मेंटल रिटार्डेशन आर सेम। तो जैसे ये कह रहे हैं कि मान लो दो बच्चे भी हैं जो मेंटली रिटार्डेड है, उन दोनों की भी नीड अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम सबको एक ही साथ बैठ के करा देते क्योंकि सबके नीड सेम है। हर एक बच्चे की अपने प्रॉब्लम के हिसाब से नीड्स अलग हैं। तो उस केस में ट्रेनर को आना चाहिए कि किस तरीके से इंडिविजुअल नीड्स को देखते हुए वो बच्चों को पढ़ाए
स्किल रिटार्डेड प्रॉब्लम्स को इन्होंने ग्रुप किया हुआ है अलग अलग 3 उसमें। एक तो है लर्निंग स्किल की प्रॉब्लम होती है, जिनको सोशल स्किल्स की प्रॉब्लम होती है और जिनको बिहेवियरल स्किल्स की प्रॉब्लम होती है। तो पहले लर्निंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है कि क्या उन बच्चों में लर्निंग एबिलिटीज़ हैं या कितनी कमी है उनके अंदर। तो इस लर्निंग एबिलिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। दी स्टूडेंट्स आर ऑफन एक्सपर्ट इन सर्टेन एबिलिटीज़ वाइल दे आर सीवियरली डेफिसिट। अभी क्या होता है ना, जो मेंटली रिटार्डेड इनको हम बोलते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो उन चीज़ों में अच्छे हो जिसमें हम चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं वो पढ़ाई में अच्छे हो, उसमें नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वो बहुत ही अच्छा करते हैं उस चीज़ को। जैसे वो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या वो पोइट्री में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा एरिया होता है जिसमें वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। द मेजर प्रॉब्लम इन लर्निंग आर द स्टूडेंट्स लैक ऑफ जर्नलाइजेशन, मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स एंड अनयूजुअल स्टाइल्स। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती है, बच्चा जर्नलाइज नहीं कर पाता है। कोई एक चीज़ उसने सीखी है, वो उसको रियल लाइफ में जर्नलाइज नहीं कर पा रहा है। मोटिवेशन की कमी है, अनयूजुअल स्टाइल है। To understand which learning style is best, the trainer should provide instruction through multiple modes. अब जैसे शुरू में ट्रेनर को नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे को कैसे जल्दी समझ आएगा, उसको लर्निंग स्टाइल नहीं पता चल रहा है बच्चे का, तो ट्रेनर को क्या करना चाहिए, मल्टीपल मोड्स के थ्रू उसको एजुकेशन देके देखना चाहिए कि उसको कौन सी चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो उसको पता चल जाएगा कि वो विजुअल लर्नर है या वर्बल लर्नर है, या किस तरीके से वो समझता है। और ऐसे बच्चों की ना शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी सी इम्पेयर्ड होती है ज़्यादातर उनकी, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन लोअर होता है। तो मल्टीपल मोड से पढ़ाने से क्या होता है कि उनकी सारी सेंसेस को आप यूज़ करते हैं। तो विजुअल भी आप पढ़ाओ, वर्बली भी आप पढ़ाओ, प्रैक्टिकली भी करवाओ, ताकि उसके सारे सेंसेस यूज़ हो। लैक ऑफ जर्नलाइजेशन में क्या होता है, डिसेबल्ड स्टूडेंट में अनेबल टू जर्नलाइज अक्रॉस सेटिंग्स। तो मतलब जो वो सीख रहा है स्कूल में, वो उसको जर्नलाइज नहीं कर पाता है। जैसे अगर वो स्कूल में सीख रहा है कि डे और नाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लेकिन वो उसको रियल लाइफ में नहीं पहचान पा रहे हैं कि डे और नाइट कैसे होता है, उसका क्या चीज़ है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, जर्नलाइजेशन। एंड देन स्टिमुलाई वर्बल इंस्ट्रक्शंस टू रिटन इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब वर्बल से रिटन में करना, आप उसको बोल के बता रहे हो लेकिन वो उसको लिख नहीं पा रहा है। तो इस तरीके से वो जनरलाइज नहीं कर पाता है चीज़ों को। जो वो सीख रहा है उसको किस तरीके से लाइफ में अप्लाई करना है, या जो वो सुन रहा है उसको कैसे लिखना है, या जो ट्रेनर बता रहा है उसको पेरेंट्स के साथ कैसे करना है, समझना है। तो ट्रेनर को यहाँ पे उसको अलग अलग सेटिंग्स में ले जाके अलग अलग स्टिमुलाई का यूज़ करके ये इंश्योर करना होता है कि वो हर कंडीशन में किसी ना किसी तरीके से समझे उस चीज़ को। Stimuli and individuals to ensure that responses learned under one conditions are not replicated in other conditions. तो क्या करना होता है, ट्रेनर को हर एक सेटिंग्स में, अलग अलग सेटिंग्स में उसको समझाना ज़रूरी है, ताकि वो उसको समझे कि वो रियल लाइफ में वो चीज़ें किस तरीके से अप्लाई होती हैं। जो थ्योरेटिकली वो बच्चा पढ़ रहा है वो रियल लाइफ में उसको समझ पाए। तो इसलिए अलग अलग सेटिंग्स में उसको समझाना ज़रूरी है। मोटिवेशनल प्रॉब्लम भी होती है जो कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इन लोगों का ना अटेंशन स्पैन बहुत लो होता है। तो अटेंशन लो होता है तो ये जल्दी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मोटिवेट तो ये बिल्कुल ही लो मोटिवेशनल ड्राइव होता है इनके अंदर। इसमें टीचर का पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, पेस मतलब टीचर इतना फास्ट ना पढ़ा दे कि बच्चे को पता ही ना चले, इतना स्लो भी ना हो कि बच्चा बोर हो जाए। तो एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। Prabhu has emphasized the need for spaced learning and over learning. तो यहाँ पे स्पेस लर्निंग मतलब आपको प्रॉपर स्पेस देके उसको बतानी है चीज़ें इंटरवल के साथ, प्लस ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग का मतलब क्या है कि आप उसको रिपीट करवाओ चीज़ें, क्योंकि उसको एक बार में याद नहीं होंगी। अलॉन्ग विथ सिंपथी, वार्मथ एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आपको सिंपथाइज भी करना है उसके साथ, उसको प्यार से उसको अंडरस्टैंड करवाना है। रेगुलर फीडबैक की देने की ज़रूरत है, और रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। आप उसको वर्बली रीइंफोर्समेंट दो, आप उसको मटीरियलिस्टिक रीइंफोर्समेंट दो कि आपको एक पेंसिल मिलेगी गिफ्ट में अगर आप ये बता दोगे ठीक ठीक इस टाइप से। और टीचर आईटी की भी हेल्प ले सकता है इस चीज़ में, जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा उनको ज़्यादा केयर चाहिए होती है उसमें आईटी की हेल्प कैसे ली जाती है। जैसे यहाँ पे बताया, एक एनजीओ है दीपाल्या, उन्होंने एक कंप्यूटर सेंटर लॉन्च किया, IDU कंप्यूटर सेंटर, जो इन्हीं स्पेशल इन बच्चों के लिए ही है।
तो उन्होंने ये देखा है कि जो अगर बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग, मतलब उनको बहुत ज़्यादा याद रहती हैं चीज़ें, और उनको फ़नी भी लगता है, इनको इंटरेस्टिंग भी लगता है। उसमें क्या है कि बच्चों की जो न्यू सेंस यूज़ होती है ना डिजिटल चीज़ें पढ़ने से, डिजिटली यूज़ करने से, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका मतलब पॉजिटिविटी आती है। बच्चों का ऑडियो विजुअल मीडियम दोनों यूज़ होता है, और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ज़्यादा रिटेंशन होती है, उनको याद ज़्यादा देर तक रह पाता है। तो इसलिए इन्होंने कंप्यूटर्स का भी इसमें हेल्प ली है। तो देन कम सोशल स्किल। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, लर्निंग स्किल्स की ट्रेनिंग कैसे देनी चाहिए। फिर आते हैं सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स में क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ना अडेप्टेशन में प्रॉब्लम होती है, किस एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है। सोशल स्किल्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। इन लोगों को समझ में जनरली नहीं आ पाता है कि किस तरीके से कहाँ बात करनी है, कहाँ पे कितना बोलना है, फीलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, दूसरों की इमोशंस नहीं समझ पाते हैं। तो ट्रेनर कैन यूज़ डिफरेंट टेक्निक, जैसे वाइकेरियस रिइंफोर्समेंट, जैसे आप उनको दिखा के, वाइकेरियस मतलब ऑब्जर्व करके उसको सिखाओ कि देखो हम ऐसे बात कर रहे हैं, वी आर ग्रीटिंग ईच अदर। जैसे टीचर दिखा रहे हैं कि देखो हम जब किसी से मिलते हैं तो ऐसे ग्रीट करते हैं, हेलो हाउ आर यू, तो ऐसे बोल के उसको दिखाना चाहिए। देन कमिंग टू बिहेवियर प्रॉब्लम्स। बिहेवियर प्रॉब्लम्स तो कॉमनली होती ही हैं, माइल्डली और रिटार्डेड चिल्ड्रन में होते हैं सबसे ज़्यादा। एंड ये बिकॉज इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो यूजली इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रिटार्ड, वो इसलिए बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो रिटार्डेड है। प्रॉब्लम ये है कि उनको इनकरेक्ट रीइंफोर्समेंट मिली हुई है पेरेंट्स से। पेरेंट्स गलत जगह पे उनको रीइंफोर्स करते हैं, गलत जगह पे उनको अप्रिशिएट करते हैं। बिहेवियरल डेविएंसेस रेंजिंग फ्रॉम असॉल्टिव बिहेवियर टू एक्सट्रीम विड्रॉल। तो ये इन्होंने रेंज बताई है कि कोई एकदम असॉल्टिव बिहेवियर से लेके एक्सट्रीम विड्रॉल बिहेवियर तक दिखा सकता है। सो सम चिल्ड्रन एंगेज इन बिजार बिहेवियर लाइक स्टीरियोटाइपी, दैट इज रिपीटिंग एन एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। जैसे ऑटिज्म में हमने कॉमनली देखा है कि बच्चे कुछ ना कुछ बात बोलना रिपीट करते रहते हैं, या कोई ऐसे एक्टिविटी करते हैं जो बार बार रिपीट करते रहते हैं, स्टीरियोटाइपी। सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर। Now we know that all behaviors are emitted because of reinforcement। गलत टाइम पे reinforce कर देना, गलत टाइम पे appreciate कर देना, या उनकी बात मान लेना, गलत चीज़ को accept कर लेना, वो सब करने से बच्चे ये सब behavior जो है सीख जाते हैं। और ये behavior वो क्यों करते हैं? attention gain करने के लिए। So stereotype for instance is emitted because the behavior itself is reinforcing. Some other behaviors are reinforced by attention। तो जैसे बार बार कोई चीज़ अगर वो रिपीट कर रहे हैं तो वो उनसे उस बिहेवियर से उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही है, सेंसरी स्टिमुलेशन मिल रही है, और बाकी बिहेवियर वो अटेंशन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स को समझना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे बिहेवियर को किस तरीके से वो करा जाए। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो उसको दे इंटरप्रेट द बिहेवियर एज विलफुल डिसोबीडियंस, कि मतलब पेरेंट्स को ये लगता है बच्चा जानबूझ के बात नहीं मान रहा है, मतलब क्योंकि बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट एक्सपर्ट, उनको ये थ्योरीज वगैरह कुछ नहीं पता होता ना, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो अगर वो बच्चा देखते हैं कि वो जिद कर रहा है या कोई चीज़ बार बार कर रहा है तो उन्हें लगता है ये जानबूझ के कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एनवायरमेंटल वेरिएबल्स टू बिहेवियर, दे एट्रीब्यूट द बिहेवियर टू चाइल्ड्स पर्सनालिटी। तो बच्चों के पर्सनालिटी को ही एट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये बच्चा जानबूझ के कर रहा है। नाउ ट्रेनर क्या कर सकता है? ट्रेनर को पेरेंट्स को भी समझाना है, टीचर्स को भी बताना है कि क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं? वो बिहेवियर के होने से पहले ऐसा क्या हुआ है कि वो उस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो एंटीसीडेंट कंडीशंस को ढूंढना होता है कि वो बिहेवियर क्यों हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ है। जैसे अगर कोई बच्चा अपने आप को इंजर कर रहा है तो उससे पहले क्या हुआ है, क्या किसी ने उसको कुछ बोला है, क्या उसे कोई स्ट्रेस है, क्या उसको कोई चीज़ मिल नहीं रही है, ऐसा क्या हुआ है पहले जो बच्चा वो बिहेव कर रहा है। तो ट्रेनर जो है इस तरीके से पेरेंट्स को और टीचर्स को इस चीज़ के बारे में ट्रेनिंग देता है कि कैसे हमें ये ढूंढना ज़रूरी है पहले कि वो बिहेवियर को किसने ट्रिगर किया है। तो वो ढूंढेंगे तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रेनिंग फॉर रिहैबिलिटेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।